वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं सामाजिक समूहों की और सामाजिक समूहों की अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं, इसके बारे में अभी तक हम जान चुके हैं। और अभी हम बात करेंगे समूहों का वर्गीकरण। समाज में विभिन्न प्रकार के समूह पाए जाते हैं और वो बहुत सारे आधारों पर बनते हैं। समाजशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर बने मानव समूहों का वर्गीकरण करने के लिए उनकी सदस्यों की संख्या, उनका स्थायित्व, उनके भीतर पाई जाने वाले हम की भावना, आकांक्षा, प्रकार्य और सामाजिक संबंधों की जो गहनता है उसको प्रमुख आधार माना है और उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले सदस्यों की संख्या के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर समूह दो प्रकार के होते हैं, छोटे और बड़े। एक समूह में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होंगे यह सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। जॉर्ज सिमेल, जॉनसन तथा हॉमन्स ने छोटे समूहों को समाज के आधार के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माना है। छोटे समूहों के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। हॉमन्स ने स्वयं 5 छोटे समूहों का अध्ययन किया और पाया कि मनुष्य की समाज में ऐतिहासिक निरंतरता केवल छोटे समूहों के रूप में ही है। व्यापार, गिल्ड्स, धर्म, वर्ग, राष्ट्र, साम्राज्य, संस्कृतियाँ, सभ्यताएं, ये सब विघटित हो गईं, खत्म हो गईं, उन्हें नष्ट किया गया। लेकिन प्रत्येक सामाजिक विघटन के मध्य भी छोटे समूह अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। सदस्यों की संख्या के आधार पर मैकाइवर एवं पेज ने राष्ट्र एवं प्रांत जैसे बड़े समूहों का भी उल्लेख किया है। मर्टन ने अंतःक्रिया की कमी के कारण राष्ट्र को समूह के रूप में स्वीकार नहीं किया। फिर भी यह निश्चित है कि एक राष्ट्र के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है और साधारणतः लोग राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूक रहते हैं। समूह के वर्गीकरण का दूसरा आधार है संबंधों की जो अंतरंगता है वह, और संबंधों की अंतरंगता यानी कि नज़दीकी और दूरी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह। औपचारिक समूह की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार के समूह की स्थापना किसी विशिष्ट हित अथवा उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है और आमतौर पर ये इनके भीतर जो पाए जाने वाले संबंध होते हैं वे द्वितीयक संबंध होते हैं। यानी कि औपचारिक समूहों में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों में घनिष्ठता या आत्मीयता का अभाव पाया जाता है तथा उनके व्यवहारों का संचालन विधान एवं नियमों के द्वारा होता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के समूह को समूह से बहिष्कृत भी कर दिया जा सकता है। राजनीतिक दल, श्रम संगठन, विद्यार्थी परिषद, कॉलेज, स्कूल, राष्ट्र आदि औपचारिक समूह के उदाहरण हैं। औपचारिक समूह के सदस्यों की संख्या हजारों तक हो सकती है, अतः इनका आकार बहुत बड़ा होता है और इसमें व्यक्ति के स्थान पर उसके कार्य का अधिक महत्व होता है। अनौपचारिक समूहों में औपचारिक समूहों के विपरीत संबंधों की अंतरंगता होती है। यह प्राथमिक समूह, या ये कह सकते हैं कि इनके भीतर लोगों के बीच प्राथमिक संबंध होते हैं, घनिष्ठ और आत्मीय संबंध होते हैं, संबंधों में निरंतरता होती है, इनके भीतर हम की भावना बहुत अधिक होती है, इनमें आमने सामने के घनिष्ठ एवं स्वतः निर्मित संबंध पाए जाते हैं। सर्वप्रथम मानव ने अनौपचारिक समूहों का ही निर्माण किया था। उदाहरण के लिए परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, है ना, गपशप समूह, नातेदारी इत्यादि अनौपचारिक समूहों के उदाहरण हैं। समूहों के वर्गीकरण का तीसरा आधार है
स्थायित्व, यानी कि उनकी जीवन अवधि, समूहों की जीवन अवधि के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक वैसे जो स्थायी और दूसरे अस्थायी। कुछ समूह ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, जैसे परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्था, जिनकी आवश्यकता हर समय बनी रहती है। ये समूह स्थिर समूहों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे अस्थायी समूह भी होते हैं, जैसे भीड़, श्रोता समूह, जो बहुत ही कम समय के लिए समूह के रूप में बनते हैं और फिर थोड़े समय बाद खत्म हो जाते हैं। वॉटमोर ने स्थिर और अस्थिर समूहों के समूह के एक विशेष प्रकार का भी उल्लेख किया है। उसे उन्होंने कहा अर्ध समूह या आभासी समूह, क्वाजी ग्रुप। समूह की वर्गीकरण का चौथा आधार है हम की भावना, वी फीलिंग। इसके आधार पर दो प्रकार के समूह होते हैं, अंतः समूह और बाह्य समूह। यह वर्गीकरण समनर ने किया है। समनर ने कहा कि दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, अंतः समूह इन ग्रुप या बाह्य समूह आउट ग्रुप। अंतः समूह के सदस्यों में आपस में हम की भावना पाई जाती है और इसी भावना के कारण अंतः समूह के सदस्यों में एकता दिखाई पड़ती है। अंतः समूह के सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन करते हैं और इन्हीं नियमों के आधार पर वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और जो बाह्य समूह है वह अंतः समूह के बाहर का से अलग जो समूह है उसे हम बाह्य समूह कहेंगे। तो अंतः समूह एवं बाह्य समूह का कोई विशिष्ट आकार नहीं होता है। एक अंतः समूह परिवार जितना छोटा एवं विश्व जितना बड़ा भी हो सकता है। अतः अंतः समूह में वे सब लोग आ जाते हैं जिनके भीतर हम की भावना आ जाए। इस प्रकार से परिवार, आपकी कक्षा, कॉलेज, देश हमारे लिए अंतः समूह हो सकता है। जिन समूहों को हम अपना नहीं समझते वे बाह्य समूह होते हैं। तो अंतः समूह के सदस्य एक दूसरे से साधारणतः सहयोगियों मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, परंतु बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिद्वंदिता, भय या संदेह की भावनाएं हो सकती हैं। ऑकबर्न एवं निमकॉव का विचार है कि हमें अपने अंतः समूह के सदस्यों के लिए सहानुभूति और सहकारिता की भावना पाई जाती है, जबकि इसके विपरीत बाह्य समूह के प्रति विरोधी भावना पाई जाती है। प्रकार्यात्मक आधार पर भी हम समूहों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यह पांचवा आधार है। व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के समूह निर्मित हो जाते हैं, जैसे व्यक्ति की शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनैतिक, बौद्धिक, कलात्मक या मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी आधार पर बने समूह के माध्यम से होती है। शहरों में अनेक शिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक संघ, राजनीतिक दल, क्लब, संगीत मंडली आदि दिखाई पड़ते हैं। ये सब जो है प्रकार्यात्मक आधार पर बने हुए समूह हैं। गेलिन ने कहा है कि इन समूहों को ऐच्छिक या अनैच्छिक समूहों के रूप में भी समझा जा सकता है। छठा आधार है आकांक्षा के आधार पर समूह, या इसे दूसरे शब्दों में संदर्भ समूह भी कह सकते हैं। यह समूह निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार है और यह अवधारणा मर्टन ने दी थी संदर्भ समूह की, रेफरेंस ग्रुप या संदर्भ समूह। आर.के. मर्टन ने इसकी विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है। आपने उस समूह को संदर्भ समूह कहा है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। जैसे आप भी विद्यार्थी हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं, तो जो शिक्षक जो समूह है वह आपके लिए संदर्भ समूह होगा। तो यह आकांक्षा उसके मनोवृत्तियों, मूल्यांकनों तथा व्यवहारों को प्रभावित करती है। स्टाउफर तथा उनके साथियों ने अमेरिकी सिपाहियों की आकांक्षाओं, व्यवहार एवं कुंठाओं का अध्ययन किया और उन्हें संदर्भ समूह के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया।
मर्टन का मानना है कि सापेक्षहीनता के कारण संदर्भ समूह का निर्माण होता है। सापेक्षहीनता मतलब व्यक्ति के मन में अपने समूह के प्रति हीनता का भाव और किसी अन्य समूह के प्रति श्रेष्ठता का बोध हो, तो उसे अपने समूह की तुलना में श्रेष्ठ मानने लगता है और उसके अनुरूप वो ऐसा बनना चाहता है या उसके समूह का सदस्य बनना चाहता है, इसलिए वह उसके लिए संदर्भ समूह है। इसी प्रकार से सातवां आधार है, और ये बहुत महत्वपूर्ण आधार है समूहों का के वर्गीकरण का, वह है सामाजिक संबंधों के आधार पर। सभी समूहों के वर्गीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार सामाजिक संबंध है। यहाँ सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर समूहों को वर्गीकृत कर सकते हैं, और चार्ल्स कूले द्वारा जो प्रस्तुत वर्गीकरण है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर कहा कि प्राथमिक संबंध मतलब ऐसा समूह जिसमें लोगों के बीच प्राथमिक संबंध पाया जाए, वह एक बहुत महत्वपूर्ण समूह है, जो शुरू से ही व्यक्ति के जन्म लेते ही उसके समाजीकरण से लेकर उसके व्यक्तित्व निर्माण तक की भूमिकाएं निभाता है। तो एक जो प्रकार हुआ संबंधों की गहनता के आधार पर वह हुआ कि प्राथमिक समूह, यानी सदस्यों के बीच प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, अंतरंग गहरे नैकट्य के संबंध पाए जाते हैं। और जो दूसरा जो प्रकार है इसके आधार पर वह है द्वितीयक समूह, यानी जिसमें लोगों के संबंधों के बीच वो प्राथमिक समूह जैसी निकटता, अपनापन, नज़दीकी सामीप्य नहीं हो। वो एक तरीके से औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह की जैसा ही हो गया। तो ये हैं सामाजिक संबंधों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार, और उनके आधार पे उनके जो प्रकार हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। और इस व्याख्यान को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके बाद के श्रृंखला की कड़ी में हम प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह को विशेष रूप से अलग से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।